Okay class, this is lecture number 4 of sources of energy. In our last video we discussed about hydel power plant or hydroelectric energy, how with the help of water we can produce electricity. We have already discussed. I discussed about wind generator with the help of blowing air which is called wind, how we can produce इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये भी मैंने आपको बताया अपने लास्ट वीडियो में. आज हम बात करेंगे सोलर एनर्जी की क्लास. आप सभी को पता है सन जो है मेन सोर्स है एनर्जी का. ये हमें हीट और लाइट प्रोवाइड करता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि अर्थ जो है बेटा सन के हैबिटेबल जोन में लाई करती है. सन एक स्टार ही है. ऐसे ऐसे काफ़ी स्टार्स हो सकते हैं. सभी स्टार्स वैसे तो हीट एंड लाइट प्रोवाइड करते हैं. देयर कैन बी वेरियस सोलर सिस्टम एज वेल. अगर कोई प्लैनेट उसके हैबिटेबल जोन में लाई करता है तब वहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है. साइंटिस्ट आर स्टिल लुकिंग फॉर वेरियस सोलर सिस्टम और वेरियस स्टार्स जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करे. दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक. सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चलती हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे एंड ऑफ द चैप्टर पे. पर मेन आपको पता होना चाहिए कि जो सोलर एनर्जी है ये अर्थ तक पहुंचती है और लैंड के द्वारा और वाटर बॉडीज के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है. लैंड वाटर बॉडीज इसी एनर्जी को ट्रैप अप करके रखते हैं और जो वाटर साइकिल होता है वो भी इसी वजह से मेंटेन होता है अर्थ पे. India is fortunate to receive solar energy for greater part of the year. It has been estimated that India receives solar energy equivalent to more than 5,000 trillion kilowatt hour. And you know 1 kilowatt hour is equal to 1 unit. If you want to convert this data into joules, then you have to multiply it by 36 lakhs. तो लगभग 5,000 into 10 to the power 18 kilowatt hour, दिस मच यूनिट्स सोलर एनर्जी इंडिया रिसीव करता है. अगर क्लियर क्लाउडलेस स्काई कंडीशंस हो तो डेली जो एवरेज है सोलर एनर्जी की वो वेरी करती है 4 to 7 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर. मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 4 से 7 किलोवाट आवर एनर्जी फॉल करती है. सोलर कांस्टेंट की बात करें, द एनर्जी दैट द नियर अर्थ स्पेस रिसीव फ्रॉम द सन, वो लगभग 1.4 किलो जूल पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर है. कहने का मतलब है 1 मीटर स्क्वायर पे 1 सेकेंड में 1.4 किलो जूल्स या 1400 जूल्स एनर्जी फॉल करती है. इसी को सोलर कांस्टेंट कहते हैं क्लास. द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड पर सेकेंड बाय 1 स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ द नियर अर्थ स्पेस exposed perpendicularly to the rays of the sun at an average distance between sun and earth is called solar constant. तो ये सोलर कांस्टेंट की डेफिनेशन क्लास आपको पता होनी चाहिए, या पूछी भी जा सकती है आपसे. कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो इस सेशन में डिलीट भी हुए हैं, वो आप चेक कर सकते हैं. पर मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं सारे टॉपिक्स आपको करवाऊंगा. तो याद रखना सोलर कांस्टेंट की वैल्यू है 1.4 किलो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. सोलर एनर्जी डिवाइसेस की बात करें, एक ऐसा डिवाइस जो हीट अप हो जाता है बाय यूजिंग सन्स हीट एनर्जी, उसको हम सोलर हीटिंग डिवाइस कहते हैं. इसके अंदर सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर ऐसे डिवाइसेस आ सकते हैं. So in order to use sun's heat energy for heating purposes, हमें sunlight we have to collect and concentrate sun rays on it. जितने भी सोलर हीटिंग डिवाइस होते हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सन रेज उन पर फॉल कर सकें. क्योंकि बेटा जितनी ज़्यादा सन रेज फॉल करेंगी उतनी ज़्यादा वो हीट प्रोड्यूस होगी. और इनको ब्लैक किया जाता है पेंट, जैसा कि सोलर कुकर है उसको ब्लैक कलर का पेंट किया जाता है, क्योंकि आपको पता है ब्लैक कलर जो है वो मैक्सिमम हीट और लाइट को एब्जॉर्ब करता है. प्लेन मिरर भी यूज किया जाता है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोलर कुकर माय डियर स्टूडेंट्स. यू कैन सी द डायग्राम. दिस इज अ बॉक्स टाइप सोलर कुकर and one more
solar cooker is there, that is concave reflector type solar cooker. बाकी सब तो दोनों सोलर कुकर में सेम होता है. ये प्लेन रिफ्लेक्टर टाइप बॉक्स टाइप सोलर कुकर है, इसमें प्लेन मिरर लगा होता है, तभी इसका नाम है प्लेन रिफ्लेक्टर टाइप सोलर कुकर. एक और सोलर कुकर आता है, वो आता है कनकेव रिफ्लेक्टर टाइप सोलर कुकर. वो अब सिलेबस में नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए, उसमें यहाँ प्लेन मिरर की बजाय कनकेव मिरर लगा होता है. और क्लास ऐसा इसलिए होता है, आई रिपीट, ऐसा इसलिए होता है क्लास, क्योंकि कनकेव मिरर आपको पता है कन्वर्जिंग मिरर होता है और ये कन्वर्ज कर सकता है लाइट रेज को एट अ पॉइंट. ये जो आपका प्लेन वाला सोलर कुकर मैंने बताया ना क्लास, उसमें आप चपाती नहीं बना सकते या कुछ चिकन वगैरह फ्राई नहीं कर सकते. उसका रीज़न यही है, जैसे कनकेव रिफ्लेक्टर टाइप जो सोलर कुकर होगा उसका टेम्परेचर वो ज़्यादा उसमें हम अटेन कर सकते हैं. एक सिंपल फंडा से मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा पहले सारे पार्ट्स कंस्ट्रक्शन के. सोलर कुकर की मेन डिसएडवांटेज जो है, आप क्लाउडी डेज में या विंटर में यूज़ नहीं कर सकते, जैसे आजकल के दिन है, विंटर्स हैं यहाँ पर. मेन यहाँ पर सन रेज होती हैं, कहीं यहाँ पर सन है, सन की रेज फॉल करती हैं प्लेन मिरर पे एंड आफ्टर फॉलिंग ऑन द प्लेन मिरर दे गेट रिफ्लेक्टेड. और क्लास यहाँ पर एक प्लेन ग्लास यूज किया गया. वाई ग्लास? अगर आप ग्लास यूज नहीं करोगे यहाँ पर तो ऐसा कुछ होगा जैसे आपने धूप में खाना गर्म करने को रख दिया है. तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर क्लास, यू हैव टू यूज ग्लास देयर. देर आर 4 बाउल्स इन विच यू कैन कीप डिफरेंट मटीरियल्स. आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन डायनेस्टी, तो लैब में हमने सोलर कुकर रख देते थे धूप में, यहाँ प्लेन ग्लास था, तो खाना स्टील के कंटेनर होते थे जिनमें खाना रखा होता था, लंच अच्छे से गर्म हो जाता था, राइट. तो इन ग्लासेस, ये जो बाउल्स हैं, इसमें आप डिफरेंट चीज़ें जो भी आपको गर्म करनी है. बट आई रिपीट, बॉक्स टाइप सोलर कुकर में आप सिर्फ चीज़ें गर्म कर सकते हैं, फ्राई नहीं कर सकते. आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन द टू. अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर ग्लास शीट क्यों लगाई गई है? वाई ग्लास शीट इज प्लेस देयर? क्लास, ग्लास शीट इज प्लेस देयर बिकॉज इट वर्क्स ऑन द फिनोमिना ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट. यू नो व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? एनीवन? Trapping up of sun's heat and light is called greenhouse effect. बेटा होता क्या है, सन से जो रेज आती हैं, those are shorter wavelength rays. When they go inside this glass sheet, they get converted to longer wavelength. So they trapped up inside it and they couldn't come outside the glass sheet. तभी यहाँ पर ग्लास शीट के अंदर जो हीट होती है वो ट्रैप अप होके रह जाती है, इसी वजह से खाना गर्म हो जाता है. ऐसा आपने देखा होगा, अगर आप कार समर टाइम में पार्क कर देते हैं सनशाइन में, धूप में, तो कार अंदर से बहुत गर्म हो जाती है. सेम फंडा ग्रीन हाउस इफेक्ट का, ट्रैपिंग अप ऑफ सन्स हीट एंड लाइट. क्योंकि बाहर जो रेज होती हैं सन की, वो शॉर्टर वेवलेंथ रेज होती हैं. जब वो अंदर जाती हैं कार के या यहाँ पर प्लेन ग्लास शीट के, दे गेट कन्वर्टेड टू लॉन्गर वेवलेंथ, सो दे कुडंट कम आउट. तो इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं, जो भी बाउल्स, जो भी मटेरियल्स आपने रखे हैं बॉक्स टाइप सोलर कुकर में, ये क्या हो जाते हैं, ये गर्म हो जाती हैं. द फूड मटेरियल लाइक पल्सेस, दालें, वेजिटेबल्स कैन बी कुक्ड इन अ बॉक्स टाइप सोलर कुकर. बॉक्स टाइप सोलर कुकर कैन बी यूज टू कुक ओनली दोज फूड मटेरियल विच रिक्वायर स्लो हीटिंग. तभी मैं बता रहा हूं, आप सोलर कुकर में, बॉक्स टाइप सोलर कुकर में चीज़ों को फ्राई नहीं कर सकते, जबकि कनकेव रिफ्लेक्टर टाइप सोलर कुकर में आप ऐसा कर सकते हैं क्लास, राइट. क्योंकि उसमें कनकेव मिरर लगा होता है और फोकस पे एक ही बाउल, जैसे इसमें बेटा 4 बाउल्स रखे हुए थे, उसमें एक ही बाउल रखा जाता है, राइट. तो कनकेव रिफ्लेक्टर टाइप सोलर कुकर बेशक सिलेबस में नहीं है, पर आपको पता है फोकस पे, यू नो, पैरेलल रेज फोकस पे जाके मिलती है कनकेव मिरर में. Shreya, are you there? Can you please read important advantages of solar cooker for cooking food? Yes, sir. The important advantages of solar cooker for cooking food are the following. The use of solar cooker for cooking food saves precious fuels like coal, kerosene and LPG. The use of solar cooker does not produce smoke, due to which it does not pollute air. When food is cooked in solar cooker, its nutrients do not get destroyed. This is because in a solar cooker, food is cooked at a comparatively lower
same time. Some of the important limitations or disadvantages of a solar cooker are given below. The solar cooker cannot be used to cook food during night time because sunshine is not available at that time. If the day sky is covered with clouds, even then solar cooker cannot be used to cook food. The direction of reflector of solar cooker has to be changed from time to time to keep it facing the sun. The box type solar cooker cannot be used for baking, or making chapatis, etc., or for frying. Thank you, Shreya. Thank you. Disadvantages already I have discussed it. You can't use it night time. You can't use it at whenever clouds are there, और इन विंटर सीजन यू कांट यूज इट क्योंकि तब धूप यानी सनशाइन ही कम निकलती है. अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, शहरों में उन्होंने पाइपलाइन बिछा रहे हैं और सिलेंडर्स को विलेजेस तक भेज रहे हैं. विलेजेस में बहुत अच्छा ऑप्शन है जहां पर एलपीजी अवेलेबल नहीं है. सोलर कुकर काफ़ी यूज़ होते हैं, खासकर गर्मी आपको पता ही है इंडिया में अच्छी खासी पड़ती है. अगर आप कोई कॉइल, इफ अ कॉइल ऑफ कॉपर ट्यूब पेंटेड ब्लैक फ्रॉम आउटसाइड इज प्लेस्ड इन अ बॉक्स सिमिलर टू दैट ऑफ सोलर कुकर, तो वो एक सोलर वाटर हीटर की तरह काम करेगी. आजकल लोग अपने रूफटॉप्स पर सोलर वाटर हीटर, सोलर सेल पैनल आपने काफी देखे होंगे. अब ऐसा होता क्यों है कि कॉपर ट्यूब को ब्लैक कलर से पेंट कर दें तो वो सोलर वाटर हीटर की तरह क्यों काम करती है? बिकॉज जब आप वाटर पास करते हैं कॉपर कॉइल में से तो ये एब्जॉर्ब कर लेती है सन हीट रेस को, जिसकी वजह से वो गर्म हो जाती है. फिर यही सोलर वाटर हीटर यूज किया जाता है टू सप्लाई हॉट वाटर इन बिग बिल्डिंग्स लाइक होटल्स एंड हॉस्पिटल. अ सोलर वाटर हीटर कांट बी यूज टू गेट हॉट वाटर ड्यूरिंग द नाइट और ऑन अ क्लाउडी डे. वो मैंने आपको पहले ही बता दिया क्लास. अब देखो यहाँ पर एक सैम्पल प्रॉब्लम है, ये मैं डिस्कस करना चाहूंगा. श्रेया, कैन यू प्लीज रीड दिस सैम्पल प्रॉब्लम? Sample problem: a student constructed a model of box type solar cooker. He used a transparent plastic sheet to cover the open face of the box. He found that this cooker does not function well. What modifications should be made to enhance its efficiency? Give reason. Solution. बेटा हाँ मैं पढ़ता हूँ. इस बच्चे ने क्या किया, जो मैंने ग्लास शीट बोली थी लगाने को, इस बच्चे ने प्लास्टिक शीट लगाई है. तो इसका सोलर कुकर ने ढंग से काम नहीं किया. आपको याद है ग्लास शीट कहां लगी हुई थी क्लास? एक प्लेन मिरर लगा हुआ था सीधा और एक ग्लास शीट लगी हुई थी. यहां पर ग्लास शीट है इधर और यहां प्लेन मिरर लगा हुआ है. ठीक है, तो ऐसा इसलिए हुआ क्लास. तो क्या होगा, काम क्यों नहीं किया इस सोलर कुकर ने अच्छे से? क्योंकि जो ट्रांसपेरेंट शीट है, आपको पता है ग्लास शीट जो होगी वो प्रॉपर ग्रीन हाउस इफेक्ट पे काम करेगी. ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है ट्रैप कर लेगी सन हीट और लाइट को. शॉर्टर वेवलेंथ अंदर जाएंगी, लॉन्गर में कन्वर्ट होंगी, लॉन्गर वाली बाहर नहीं आ पाएंगी. पर प्लास्टिक शीट ऐसा नहीं कर पाएगी. राइट क्लास. इसके बाद बात करते हैं सोलर सेल की. सोलर सेल ये सनलाइट की एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं. सोलर सेल एक ऐसा डिवाइस है जो सोलर एनर्जी को, सन की एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है. जैसा कि आप नियर बाय पिक में देख सकते हैं कि सोलर सेल एक तरह का ना, ये जो सोलर सेल है इसको सनलाइट की एनर्जी भी बोलते हैं. तो ये सनलाइट की एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है. सोलर सेल मेनली सिलिकॉन से बना होता है. सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर 14. कोई भी एक सिंपल सोलर सेल जो है वो कंसिस्ट होता है ऑफ अ सैंडविच बिटवीन, यहां ध्यान से देखिए, नीचे सिलिकॉन आर्सेनिक की लेयर है और ऊपर सिलिकॉन बोरॉन की लेयर है. इनके बीच में कहीं सोलर सेल होता है क्लास. अमाउंट ऑफ बोरॉन एंड आर्सेनिक प्रेजेंट इन दी टू सिलिकॉन लेयर इज वेरी वेरी स्मॉल. अगर हम एक स्मॉल पीस ऑफ वायर को सोल्डर कर दें, ज्वाइन कर दें उससे, और ऊपर की तरफ ज्वाइन कर दें और एक को नीचे की तरफ कर दें, तो करंट जैसा कि सेल में होता है वैसा कुछ ये काम करेगा. इनिशियली जो एफिशिएंसी थी सोलर सेल की वो काफ़ी कम थी, 1% थी.
पर आजकल जो सोलर सेल अवेलेबल हैं इनकी एफिशिएंसी 25% तक अचीव कर ली गई है। एक और डायग्राम है, उसमें आप देख सकते हैं एक सोलर सेल पैनल है जिस पे बहुत सारे सोलर सेल्स इम्प्लांटेड है। सोलर सेल पैनल क्या होता है, ये स्मॉल अमाउंट, एक सिंगल सोलर सेल बेटा बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा। मतलब सोलर सेल की बात करूं तो लगभग 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज जनरेट होता है, राइट। और एट प्रेजेंट द बेस्ट डिजाइन सोलर सेल्स कैन जनरेट 240 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर इन ब्राइट सनलाइट विद अ मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ 25%। तो सोलर सेल पैनल क्या होता है, ये एक ऐसा डिवाइस होता है, इस पे बहुत सारे छोटे छोटे सोलर सेल इम्प्लांट कर दिए जाते हैं, लगा दिए जाते हैं। तो जब बहुत सारे सोलर सेल एक सोलर सेल पैनल में लगा दिए जाएंगे तो ऑलरेडी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी और वोल्टेज भी ज़्यादा देगा, पावर भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ देखिए, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं क्लास, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और उस इलेक्ट्रिसिटी को फिर हम मोटर लगा के, जैसे किसी फील्ड में सेटअप हमने सोलर सेल पैनल लगा दिया, इलेक्ट्रिसिटी मिली, फिर इलेक्ट्रिक मोटर जो इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है और वाटर की हेल्प से हम फील्ड्स को इरिगेट कर रहे हैं। अब सोलर सेल पैनल की सबसे बढ़िया एडवांटेज यही है, आप इसे किसी भी रिमोट एरिया में लगा सकते हैं, राइट। किसी जंगल में भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें सिल्वर और यूज होता है, तभी ये थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं। द यूज ऑफ सिल्वर फॉर कनेक्टिंग सोलर सेल्स मेक्स इट मोर एक्सपेंसिव बट इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द सोलर सेल पैनल, राइट। ये आपको क्लास ध्यान में रखना है। सोलर सेल ऑब्वियसली रात के समय काम नहीं करेंगे क्योंकि सनलाइट नहीं होती। श्रेया, क्या आप मेन एडवांटेजेस, ये सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे, द मेन एडवांटेजेस ऑफ सोलर सेल, यहां से द मेन एडवांटेजेस। The main advantages of solar cells are that they have no moving parts, they require almost no maintenance, and work quite satisfactorily without the use of any light focusing device. Another advantage of solar cooker is that they can be set up in remote, inaccessible and very sparsely inhabited areas where the laying of usual power transmission lines is difficult and expensive. So disadvantages for now? Yes beta, read disadvantages and uses as well. Okay. The main disadvantages of solar cells is that they are very expensive. This is due to following reasons. The special grade silicon needed for making solar cells is expensive. Silver wire used to interconnect solar cells for making solar cell panel is expensive, and the entire process of making solar cells is still very expensive. So extensive use of solar cells are generating electric power is limited due to their high cost. Another disadvantage of solar cell is that their low efficiency. They can convert only about 25% of the light energy falling on them into electricity. Uses of solar cells. First, solar cells are used for providing electricity in artificial satellites and space probes. Space probes क्या होता है सर? Space probes are the space stations, right? जो हम स्पेस में जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मैंने बताया था आपको, वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ, या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो रिवॉल्व कर रहे हैं उन सब में यही लगे होते हैं। मैंने एक दुबई में देखे थे, 2 होटल्स के टावर थे, तो बीच में उन्होंने विंड जनरेटर लगा रखा था और सामने वाली वॉल्स पे जो सन को फेस करती थी वहां सारे सोलर सेल पैनल लगा रखे थे। तो उस बिल्डिंग की पूरी जो नीड्स थी बेटा, वो विंड जनरेटर और सोलर सेल पैनल ही पूरी कर देते थे, राइट। उन्हें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी खरीदने की कोई जरूरत नहीं थी। इसमें बेटा एक बार ही का खर्चा है, उसके बाद बिजली फ्री है, जैसे हर महीने बिजली का बिल भरने की जरूरत नहीं है हमारी तरह। सेकंड पॉइंट पढ़िए। Yes, sir. Second, solar cells are used for providing electricity to remote, inaccessible and isolated places where normal electricity transmission lines do not exist. Solar cells are used for transmission of radio and television programs in remote areas. Solar cells are used for providing electricity to lighthouses situated in the sea and to offshore oil drilling rig platforms
forms. Solar cells are used for operating traffic signals, watches, calculators and toys. थैंक यू बेटा। आप देख सकते हैं ये सोलर सेल पैनल है ये फिगर में। ये भी देखिए स्ट्रीट लाइट आपने काफ़ी देखी होंगी आजकल गार्डन्स वगैरह में। और ये जिन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो 36,000 किलोमीटर की हाइट पर रिवॉल्व करते हैं, इनके बारे में मैं कह रहा था। श्रेया, वहाँ पर डीजल या पेट्रोल भर के भेजेंगे या कोई और फ्यूल भेजेंगे तो ख़त्म हो जाएगा ना। तो ये सन की एनर्जी पे काम करते हैं, तभी ये लगातार रिवॉल्व करते रहते हैं। अलंकृत, कैन यू प्लीज रीड दीज पॉइंट्स? Yes, sir. The sun is a renewable source of energy, but fossil fuels are a non-renewable sources of energy. First point. Second point, the sun's energy does not cause any pollution, but burning of fossil fuels causes a lot of pollution. Third point, the sun's energy is available in a diffused form, scattered form, but fossil fuels provide energy in concentrated form. Fourth point, a special device like solar cooker or solar cell is always needed to utilize sun's energy, but this is not so in the case of fossil fuels. Fifth point, the sun's energy is available only during the daytime when the sun shines, but energy of fossil fuels can be used all the time. Thank you, beta. So this was about the solar energy. You can do problem based on it. We are doing it from Lakmeer Singh. Now we discuss biomass energy, and we will discuss fixed dome type biogas plant as well. First of all, the dead parts of plants and trees and the waste material of animals, जो waste material जो उनका excreta है, उसी को biomass कहते हैं। Biomass एक organic matter है which can be used as a fuel to produce energy. Biomass include wood, agriculture wastage, crop residues, cow dung, ये सब होता है बायोमास के अंदर। बायोमास केमिकल एनर्जी कंटेन करता है क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर है तो कार्बन कंपाउंड की फॉर्म है। ड्राइड बायोमास जैसे कि वुड, ये सबसे ओल्डेस्ट सोर्स है हीट एनर्जी के, जो काफ़ी वाइडली यूज़ किए जाते हैं एज अ फ्यूल फॉर द डोमेस्टिक पर्पस। बायोमास सोलर एनर्जी का ही दूसरा फॉर्म है क्योंकि जो प्लांट्स और ट्रीज हैं बेटा, जब तक सोलर एनर्जी है तभी तक प्लांट्स और ट्रीज जो हैं अर्थ पे ग्रो अप हो रहे हैं। अगर सन एनर्जी ही नहीं रहेगी तो ये भी ग्रो नहीं हो पाएंगे। बायोमास एक रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का क्योंकि ये प्लांट्स और एनिमल से मिलता है और बार बार प्रोड्यूस होता है। नाउ द केस ऑफ वुड एंड चारकोल। वुड एक तरह का बायोमास है। वुड हैज बीन यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत पुराने समय से हम वुड को जला के हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी भी तुम देखते हो सर्दियों में वुड को जलाते हैं लोग, तुमने देखा होगा रोड साइड विंटर्स पे, या तंदूर में भी आग लगाई जाती है वुड और कोल की हेल्प से ही। तो वुड एक रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी क्योंकि अगर मैंने पहले भी बताया ट्री को आप कट कर देंगे आधा तो भी वो पूरा उगाता है। द ट्रेडिशनल यूज ऑफ वुड एज अ फ्यूल हैज मैनी डिसएडवांटेजेस। इसकी डिसएडवांटेज क्या है? मैंने पहले भी बताया, काफी सारा बेटा स्मोक प्रोड्यूस होता है, काफी सारा धुआं निकलता है। कैलोरीफिक वैल्यू भी वुड की लो होती है, लगभग 17 किलो जूल पर ग्राम है, जबकि हाइड्रोजन की 150 किलो जूल पर ग्राम है। पुराने समय में या गांव में अभी भी आप चले जाएंगे तो वुड को ही यूज किया जाता है। पहले के समय में जब गुरुकुल्स होते थे तो बच्चों को ही लकड़ी काटने के लिए, सूखी लकड़ियां कट करने के लिए भेजते थे और उसी पर ही एज अ फ्यूल उसे यूज किया जाता था। लेडीज जो है उस समय एक है ना, मतलब सिलेंड्रिकल पाइप आयरन का यूज करती थी जिसे फूकनी कहते थे। तो लगातार किचन में काम करने से, जब एलपीजी वगैरह नहीं थी, कैरोसिन नहीं था, उससे पहले की मैं बात कर रहा हूं, तो फिर उन्हें लंग्स की काफी डिसीजेज हो जाती थी क्योंकि किचन में ऐसे फूकनी से एयर ब्लो करना, ठीक है ना, एक सिलेंड्रिकल पाइप होता है मेटलिक, इट इज लाइक स्मोकिंग सिगरेट्स। सिगरेट में तो फिर भी फिल्टर लगा होता, उसमें कोई फिल्टर नहीं होता था, तो लेडीज को काफी प्रॉब्लम होती थी, राइट। आप चाहें तो इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बदला बेटा, वुड को कन्वर्ट किया गया चारकोल में। चारकोल वुड से ही बनता है, इसे लकड़ी का कोयला कहते हैं, कच्चा कोयला लकड़ी वाला होता है, ये अलग से मिल जाता है कोल शॉप पे। तो वुड माइनस वोलाटाइल मटेरियल इज चारकोल। चारकोल में मेनली कार्बन होता है, उसे डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है।
अब चारकोल एक बेटर फ्यूल क्यों है वुड के बजाय? श्रेया, कैन यू प्लीज रीड दीज 3 पॉइंट विच शोज दैट व्हाई चारकोल इज अ बेटर फ्यूल देन वुड? चारकोल, इसे वैसे लकड़ी का कोयला कहते हैं, ठीक है ना। कोयले की टाल होती है, उनकी जो शॉप्स होती हैं उन्हें कहते हैं। जैसे हम NIT 3 में मेरे यहाँ पर आओगे, यहाँ पर भी हैं, ग्रेटर फरीदाबाद में भी ऐसे मिल जाएंगी। हाँ बेटा पढ़ो। Charcoal has high calorific value than wood. That is, charcoal produces more heat on burning than an equal mass of wood. For example, the calorific value, heat producing value of charcoal is higher, being about 33 kilojoules per gram, whereas that of wood is low, being only 17 kilojoules per gram. Charcoal does not produce smoke while burning, whereas wood produces a lot of smoke on burning and pollutes the air. Charcoal is compact fuel which is easy to handle and convenient to use. बेटा चारकोल इतना धुआं नहीं बनाता, चारकोल की कैलोरीफिक वैल्यू भी हाई है वुड के कंपैरेटिवली है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मैंने पहले भी बताया था वुड को स्टोर करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, तभी LPG आई। LPG से पहले कैरोसिन बर्न करते थे, स्टोव्स होते थे, 80-90 की मैं बात कर रहा हूँ, 80 to 90 तक। उसके बाद 93-94 के बाद LPG सिलेंडर्स काफ़ी कॉमन हो गए थे। अब 2018 से आपने देखा है आजकल LPG की भी पाइपलाइन बिछ गई है, राइट। तो जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे ये चीज़ें भी बदल रही हैं। काउ डंग, गोबर के उपले, ये भी एक तरह का बायोमास है। इसे कैटल डंग, एनिमल डंग या जस्ट डंग भी बोलते हैं, या एनिमल्स एक्सक्रेटा भी बोलते हैं, आपको पता ही है। काउ डंग की वैसे तो कैलोरीफिक वैल्यू बेटा बहुत कम है, 5 to 8 किलोजूल पर ग्राम है, जो मैंने आपको टेबल बताया था उसमें सबसे कम इसी की थी। पर एनिमल एक्सक्रेटा, जैसे कि गांव में जहां गायें भैंसे ज़्यादा हैं, वो वेस्ट ना, उसी से गोबर के उपले डंग केक्स बनाए जाते हैं और इन्हीं डंग केक्स को बर्न किया जाता है, एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। श्रेया, कैन यू प्लीज रीड दीज पॉइंट्स? व्हाट आर दी disadvantages of using cow dung? Cow dung contains important elements like nitrogen and phosphorus, which are required by the soil to support crops. So, burning of dung in the form of dung cakes destroys the useful nutrients which can otherwise be used as a manure in agriculture. Dung cakes produce a lot of smoke on burning, which causes air pollution. Dung cakes do not burn completely; they produces a lot of ash as residue. Dung cakes have low calorific value, low heat producing value. ठीक है, मैंने पहले ही बताया डंग केक एक तो पॉल्यूशन बहुत कॉज करते हैं, ठीक है ना। तो काउ डंग को एज अ डायरेक्ट भी फ्यूल बहुत जगह अभी भी इंडिया में यूज किया जाता है, पर सबसे बेटर क्या है कि हम इन्हीं डंग केक्स को, गोबर के उपलों को, अगर हम बायोगैस प्लांट में यूज करें तो वो ज्यादा एडवांटेजेस होगा, क्योंकि उसको बायोगैस प्लांट में जो मेन फ्यूल है बेटा वो यही है, गोबर के उपले हैं, एनिमल एक्सक्रेटा है, राइट। तो डायरेक्ट जलाने की बजाय अगर हम बायोगैस प्लांट में यूज करें तो ज्यादा बढ़िया होगा। ये एनारोबिक डिग्रेडेशन की वजह से होता है, आपने बायो में भी पढ़ रखा है, द डिकम्पोजिशन विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एनारोबिक डिग्रेडेशन। अब बायोगैस है क्या क्लास? इट इज अ मिक्सचर ऑफ CO2, हाइड्रोजन एंड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, पर मेनली इसमें मीथेन प्रेजेंट होता है, जो बहुत अच्छा फ्यूल है। बायोगैस के अंदर लगभग 75% मीथेन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से बायोगैस और LPG एक ही तरह होती हैं। बस क्लास एक डिसएडवांटेज है, मैंने एक बार लैब में बनाई भी थी, जैसे LPG की इतनी स्मेल नहीं होती, बायोगैस यूज करोगे ना स्मेल ज्यादा हो जाती है, राइट, गोबर की स्मेल हो जाती है तो बस एक यही डिसएडवांटेज है। बाकी कैलोरीफिक वैल्यू वगैरह की बात करें तो लगभग सेम ही होगी, आप चेक कर लीजिएगा। अब मैं आपको बायोगैस प्लांट का एक फिगर दिखा रहा हूं। ये भी ब्रिक से बना हुआ स्ट्रक्चर है, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर होता है, ये जमीन के अंदर बनाया जाता है, बड़े बड़े फार्म हाउसेस में बनाया जाता है। आप ध्यान से देख सकते हैं यहां पर एक इनलेट चैम्बर है जहां से स्लरीज, व्हाट इज स्लरी? इट इज अ मिक्सचर ऑफ काउ डंग एंड वाटर। स्लरी को यहां से एंटर कराया जाता है। क्लास ये जो बायोगैस प्लांट है ये फिक्स बायोगैस प्लांट है, इसके अलावा एक और होता है, फ्लोटिंग भी होता है। जैसे ये ब्रिक से बना हुआ स्ट्रक्चर है ना, जैसे हम अंडरग्राउंड टैंक बनाते हैं वैसे इसमें ब्रिक से बना हुआ स्ट्रक्चर है, और वो उसमें क्या होता है, सिलेंडर होता है स्टील का। यहां पर
एक स्टील का सिलेंडर रखा होता है, ठीक है ना, वो अब सिलेबस में नहीं है तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। स्लरी एंड काउ स्लरी इज अ मिक्सचर ऑफ काउडंग एंड वाटर, वो यहां से एंटर कराया जाता है। ये डाइजेस्टेड टैंक है, स्टिक्स की हेल्प से, बैम्बू स्टिक की हेल्प से एंटर कराते हैं। 50 से 60 दिन तक इसको यहीं पर सड़ने देते हैं। इसमें थोड़ा बहुत ह्यूमन एक्सक्रेटा भी ऐड कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है, यहाँ पर स्लैब कवर्स होते हैं, स्लैब कवर हटा के उसे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर देते हैं। फिर 50 से 60 दिन के बाद ये वाला स्लैब कवर राइट वाला हटा के इस स्पेंट स्लरी को तो यहाँ पर आउटफ्लो ओवरफ्लो टैंक में मतलब से निकाल लेते हैं। उसे एज अ मैन्योर, खाद की तरह यूज किया जाता है। बायोगैस यहाँ कलेक्ट हो जाती है ड्यू टू एनारोबिक डिग्रेडेशन विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तभी ये जमीन के अंदर बनाया जाता है। और यहाँ पर देखो गैस वॉल्व है, यहाँ पर आउटलेट है, आप चाहो तो सिलेंडर में भी भर सकते हो, डायरेक्ट कहीं भी स्टोर कर सकते हो। अब एनारोबिक डिग्रेडेशन की वजह से होता है, थोड़ा बहुत पानी भी क्लास मिलाते हैं। ये मेन डाइजेस्टर टैंक है। 50 से 60 दिन के बाद फिर यहाँ से निकाल लेते हैं स्पेंट जो स्लरी यूज हुई है, फिर यहाँ से फ्रेश स्लरी ऐड कराते रहते हैं। और स्लरी है क्या, कैटल डंग, वाटर, थोड़ा बहुत ह्यूमन एक्सक्रेटा भी ऐड कर सकते हैं और बायोगैस यहाँ पर कलेक्ट हो जाती है, राइट। सो दिस इज अ बायोगैस प्लांट। अब बायोगैस प्लांट पॉल्यूशन भी कॉज नहीं कर सकता, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं किसी फार्म हाउस में ये बायोगैस प्लांट है, गोबर डाल रहे हैं यहाँ पर। ह्यूमन एक्सक्रेटा कैन ऑल्सो बी एडेड अलॉन्ग विद काउ डंग इन बायोगैस प्लांट। बायोगैस जो ऑब्टेन होती है बाय द एक्शन ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया ऑन डोमेस्टिक सीवेज इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अब बायोगैस एज अ फ्यूल क्यों यूज की जाती है? श्रेया, कैन यू प्लीज रीड दीज 4 points? Yes, sir. Biogas is used as a fuel for cooking food. When biogas is burned in a gas stove, it produces a lot of heat. This heat is used for cooking food and other domestic heating purposes. Biogas is good domestic fuel because of the following reasons. Biogas burns without smoke and hence does not cause air pollution. Biogas has high calorific value, that is, biogas produces a large amount of heat per unit mass. Biogas burns completely without leaving behind any residue, unlike wood, charcoal or coal. So it is a clean fuel. There is no storage problem for biogas as it is supplied by pipes directly from the gas plant. Biogas is cheaper than most common fuels. Biogas is used for lighting. Biogas is used as a fuel to run engine. In many places, the engines of water pumping sets used for irrigation are run on biogas instead of diesel. Biogas is used for generating electricity. Biogas is a renewable source of energy since India has. तो बायोगैस क्लास जनरेट भी करता है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इंडिया में बहुत कैटल डंग, वाटर, ये सब है, ठीक है। अलंकृत, आई वॉन्ट यू टू प्लीज रीड बिफोर वी एंड दिस डिस्कशन। आई वुड लाइक टू कंपेयर बिटवीन बायोमास एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। यस अलंकृत। First point, biomass is a renewable source of energy and hydroelectricity is also a renewable source of energy. Second point, the use of biomass by burning causes air pollution, but the use of hydroelectricity does not cause any pollution. Third point, biomass gives heat energy which can be used for cooking and heating only. On the other hand, hydroelectricity can run all types of electrical appliances. Fourth point, biomass energy can be obtained without using any special device, but hydroelectricity can be produced only by establishing hydropower plants. ओके क्लास, आपको पता ही है दोनों रिन्यूएबल रिसोर्स हैं एनर्जी के, क्योंकि ना तो जब तक एनिमल्स हैं गोबर ख़त्म होने वाला है और ना ही पानी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अर्थ पे वाटर साइकिल मेंटेन होता है। सो क्लास, इन दिस वीडियो we discussed about बायोगैस प्लांट की बायोगैस से कैसे आप एनर्जी बना सकते हैं। वी डिस्कस दैट एंड वी हैव डिस्कस वन मोर थिंग। विंड जनरेटर तो हमने पहले ही डिस्कस किया था, सोलर सेल पैनल के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। It's a long video of nearly 35 minutes. If you need to revise anything, you can see that video. Today I'll upload it. Thank you everyone. Thank you, sir. Class test.